हेलो स्टूडेंट्स, लाइन, प्लेन और ये पूरी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का लगभग अब एंड वाला पोर्शन चल रहा है। इस वीक में मींस अगली 3-4 क्लास में या नेक्स्ट वीक तक ये टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा। इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कमांड करने के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट से वीडियोस देखनी है। अगर जो बिल्कुल अभी शुरू किए हैं तो डॉट प्रोडक्ट, फिर क्रॉस प्रोडक्ट पे आइए। ट्रिपल प्रोडक्ट को एक बार छोड़ भी सकते हैं, अभी आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर लाइन, लाइन के बाद प्लेन। ठीक है, प्लेन में भी मैं आपको 7 वीडियोज प्रोवाइड कर चुका हूं इस वीडियो से पहले। अब आज मैं थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब जो आगे का आज से जो काम स्टार्ट हो रहा है उसमें लाइन और प्लेन मिक्स होने जा रहा है। मतलब लाइन और प्लेन के क्वेश्चन मिक्स होने जा रहे हैं। उससे पहले हमें समझना होगा कि लाइन के बारे में हमारी नॉलेज कितनी अपडेट है। लाइन सबसे पहले एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन, तो R इक्वल A प्लस लैम्डा B, और B क्या है? ये B वो वेक्टर है जो पैरेलल होता है लाइन के। अच्छा, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, या इसका कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन होगा तो यहां पर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, लाइन किसी एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर होती है तो फिर ये जैसे z एक्सिस के परपेंडिकुलर तो यहां 0 आ जाएगा, y एक्सिस के परपेंडिकुलर तो यहां 0 आ जाएगा, अगर किसी एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो लाइन। इसके अलावा अगर कोई मुझसे कहे एक्स एक्सिस की लाइन बताओ, एक्स एक्सिस, अब ध्यान देना एक्स एक्सिस कहां से पास होगी? 0,0,0 से, तो ये तो 0,0,0 हो गया। अब एक्स एक्सिस खुद के ही तो पैरेलल होगी, यानी उसके लिए बी वेक्टर का काम कौन करेगा? आई। तो एक्स एक्सिस की लाइन क्या हो जाएगी? आर इक्वल लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी मतलब 0 प्लस लैम्डा आई। ऐसे ही आप मुझसे बाई एक्सिस की लाइन पूछो तो लैम्डा जे, जेड एक्सिस की लाइन पूछो तो लैम्डा के। तो इस तरीके से लाइन बनती हैं। इसके अलावा लाइन में क्या आया? 2 लाइन के बीच में एंगल निकालने की हमने फॉर्मूला सीखा, cos थीटा इक्वल b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। कार्टेशियन फॉर्म अगर है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये तो लाइन का पूरा काम है। इसके अलावा लाइन में एक लास्ट में काम और आया था, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, 2 लाइन के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना, ये लाइन का काम था। ठीक है, उसके बाद प्लेन में जब हम एंट्री करें तो प्लेन में सबसे पहले सिखाया गया कि प्लेन की इक्वेशन कैसे क्रिएट की जाती है। 3 पॉइंट से पास अगर कोई प्लेन कर रहा है तो हमने उसको डिटर्मिनेंट मेथड से सीखा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और नीचे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, डिटर्मिनेंट इक्वल 0। इससे कोई भी प्लेन क्रिएट कर सकते हैं जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, इसके बाद वेक्टर फॉर्म प्लेन की, कार्टेशियन से वेक्टर आना, वेक्टर से कार्टेशियन जाना, 2 प्लेन के बीच में एंगल निकालना। 2 प्लेन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला भी बिल्कुल लाइन की तरह था, वहां b1 b2 था या n1 n2 था। ठीक है, सेम सबको चल रहा है। अब यहां से क्या होगा, जो आज से जो मैं सिखा रहा हूं उसमें लाइन और प्लेन आपस में कंबाइन होंगे। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर लाइन और प्लेन आपस में इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आज मैं सिखाने जा रहा हूं, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। किसी भी लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना। देखो स्टूडेंट, लाइन का लाइन से निकालना आपको आता है, प्लेन का प्लेन से निकालना आता है। लाइन और लाइन के बीच में एंगल निकालना, cos थीटा इक्वल b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। 2 प्लेन के बीच में एंगल निकालना, n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मॉड और n2 का मॉड। आज हम सीखेंगे लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना। ठीक है, उससे पहले ये सब काम एक्सरसाइज 29.11 के लिए चल रहा है। मैं पहले कह चुका हूं 10 एक्सरसाइज तक ओनली प्लेन है, यहां से अब आपका लाइन भी जुड़ेगी। कुछ प्रॉब्लम भी आई है मेरे पास 29.10 और 29.9 की, उनको मैं इसी वीडियो में लास्ट में कवर करूंगा, जिससे कि वो प्रॉब्लम भी हमारी सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, फिलहाल मैं टॉपिक नया एक्सप्लेन कर दूं जिससे कि आप 29.11 के
कुछ क्वेश्चन तो कम से कम कर पाएं, आधी एक्सरसाइज तो कवर कम से कम कर पाएं। बड़ी एक्सरसाइज है 25 क्वेश्चंस की, तो एक दिन में अगर पूरी नहीं होती नो प्रॉब्लम, आधी एक्सरसाइज को कवर करें। देखिए, एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन निकालना है। अब यहां पर मैं वेक्टर फॉर्म में चलूंगा और फिर कार्टेशियन भी सिखाऊंगा। लाइन, मान लीजिए लाइन है आपकी आर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी और प्लेन है आपका आर डॉट एन इक्वल डी। ठीक है, ये एक लाइन है और एक प्लेन है। अब जरा गौर करिए, ये कोई भी प्लेन हमारा कैसा भी, ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट पर कोई लाइन आके इसे टच कर रही है। टच करने से मतलब है क्रॉस कर रही है कहीं भी। अब ये जो एंगल होगा, ये किसका एंगल होगा? लाइन और प्लेन के बीच में, क्योंकि प्लेन सरफेस पर तो कहीं भी कोई भी लाइन हो सकती है, लेकिन जहां भी टकराएगा मैं वहीं से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। जहां भी वो लाइन, हमारी ये लाइन है आर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी और ये हमारा प्लेन है आर डॉट एन वेक्टर इक्वल डी। ठीक है, तो ये जो प्लेन है और ये जब लाइन यहां पर किसी पी पॉइंट पर आपकी प्लेन को टच कर रही है, तो कोई भी लाइन जब पी प्लेन पर टच कर रहेगी, आप भी इस बात को जानते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोग इस तरीके का इस्तेमाल करते थे। हाइट एंड डिस्टेंस में तो यही होता था, अगर फर्श पर कोई बॉल पड़ी है, ऊपर से इस बॉल को देखते थे, तो बॉल को देखा हमने, ये हमारे चलिए यहां से है और यहां कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जब यहां से इसको देखते थे तो यहां पर एक एलिवेशन एंगल क्रिएट होता था, सॉरी डिप्रेशन। उस डिप्रेशन एंगल को नीचे लाते थे, तो ये प्लेन ही तो है था, क्या था ये प्लेन ही तो है, सरफेस जमीन प्लेन है, ऊपर से आई एक ऑब्जर्विंग आई की कह सकते हैं लाइन ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, लाइन ऑफ कांटेक्ट टू आई टू द ऑब्जेक्ट। तो ये जो आ रही थी लाइन, वो आपकी लाइन प्लेन के साथ टकराकर यहां पर एक एंगल क्रिएट करती है। तो ऐसा हाइट एंड डिस्टेंस में हमने बहुत बार देखा है कि लाइन जब सरफेस से टकराती है तो एलिवेशन या डिप्रेशन का एंगल क्रिएट करती है। बस वही चीज यहां समझ लीजिएगा, एक लाइन जो सरफेस इस प्लेन से टकरा रही है और एक थीटा एंगल क्रिएट कर रही है। अब जरा गौर करिएगा, इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, वो क्या होगा? एन। ठीक है, आप गौर करिए, लाइन, मैंने अभी कहा था लाइन जो होती है उसमें एंगल निकालने के लिए किसका रोल होता है? बी का। आप याद करिए, मैं याद दिलाता हूं, दो लाइन के बीच में अगर एंगल निकालना होता था, ए प्लस लैम्डा बी वन आर इक्वल ए प्लस ए टू प्लस लैम्डा बी टू। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे? कॉस थीटा इक्वल बी वन डॉट बी टू, मॉड ऑफ बी वन और मॉड ऑफ बी टू, यही करते थे। यानी इस्तेमाल किसका हो रहा है? वेक्टर बी का। तो जरा गौर करिएगा, और प्लेन में किसका इस्तेमाल होता है? वेक्टर एन का। तो एन और ये बी की लाइन होगी, क्योंकि बी की लाइन, ये लाइन क्यों होगी? क्योंकि जो बी होता है ना, वो लाइन के पैरेलल ही तो होता है। आप सब जानते हैं, पैरेलल दो लाइन अगर खींची जाती हैं कहीं भी, आप इस तरीके से दो लाइन खींच दीजिए तो ये एंगल आपस में बराबर ही तो होंगे। तो जो इस लाइन ने एंगल क्रिएट किया होगा वही तो उसके पैरेलल वेक्टर ने क्रिएट किया होगा। दो पैरेलल लाइन का स्लोप, झुकाव सेम होता है। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, पहले अभी थीटा नहीं निकाल पा रहा, मैं इस चीज को समझना, मुझे निकालना थीटा ही है, मुझे निकालना थीटा ही है, लेकिन थीटा मैं नहीं निकाल पा रहा हूं क्योंकि मैं बी को यहां किससे कनेक्ट करूं? क्योंकि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्या है प्लेन की, कोई सरफेस की कोई इक्वेशन ही नहीं होती, सरफेस का कोई सिस्टम ही नहीं होता, तो मैं इसका कुछ है नहीं हमारे पास, तो मैं थीटा नहीं निकाल पा रहा हूं। तो थीटा निकालने से पहले मैं अल्फा निकाल रहा हूं। अगर मैं इस प्लेन और लाइन के बीच में अल्फा निकालूं तो अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस अल्फा इक्वल लाइन का बी, प्लेन का एन, और बी और एन। क्लियर है? बिल्कुल लाइन और प्लेन की तरह। अगर आपको दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला याद है, अगर आपको दो प्लेन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला याद है, तो इस फॉर्मूले को समझते में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी आपको। लाइन का बी ले लिया, क्योंकि लाइन का बी यही होगा, यहां होगा, यहां होगा। मान लीजिए लाइन का बी यहां होगा, तो क्या फर्क पड़ता है? दोनों अल्फा बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो लाइन का बी ले लिया और प्लेन का एन ले लिया, तो कॉस अल्फा इक्वल क्या आ गया? बी डॉट एन और मॉड ऑफ बी वन, मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ एन। ठीक है,
अब प्रॉब्लम ये है, मुझे अल्फा तो निकालना ही नहीं था, निकालना तो थीटा था। एक चीज गौर करिए, ये परपेंडिकुलर होता है, जो ये वेक्टर होता है प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूं थीटा प्लस अल्फा कितना होगा 90, यहां से अल्फा क्या बनेगा बताइए 90 माइनस थीटा। तो कॉस थीटा रहने दीजिए, कॉस अल्फा की जगह लिख दीजिए 90 माइनस थीटा। ये बी वेक्टर रहेगा, एन वेक्टर रहेगा, वेक्टर बी का मॉड वेक्टर एन का मॉड, कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा साइन थीटा, वेक्टर बी वेक्टर एन। और ये देखिए आपका ये कंडीशन बनकर तैयार हो गई। यानी कि देखिए सिस्टम बदल गया। अब लाइन को लाइन से एंगल निकालते थे कॉस थीटा, प्लेन का प्लेन से एंगल कॉस थीटा, लेकिन लाइन और प्लेन का एंगल निकालेंगे तो साइन थीटा। लाइन और प्लेन के बीच में जब एंगल फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा इक्वल बी डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ V1 मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ एन। साइन का यूज होगा, ध्यान रखना इस चीज का, पूरा सिस्टम बदल गया। क्यों यूज होगा साइन का, मैं पूरा एक्सप्लेन किया है कि साइन यहां पर क्यों आया है। अब देखिए साइन आने से कैसे स्टोरी में चेंजेज आएंगे, बहुत बड़े चेंजेज आएंगे। अगर मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में होता x माइनस x1 अपॉन a1 मान लीजिए, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 ये लाइन, और प्लेन लेते हैं a2 x b2 y c2 z प्लस d2 इक्वल 0। तो साइन थीटा इक्वल फॉर्मूला क्या होता a1 a2 b1 b2 c1 c2। तरीका वही है, मॉड ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर मॉड ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है। अगर साइन को मैं छुपा लूं तो ये फॉर्मूला तो प्लेन में भी लगता है और लाइन में भी लगता है, लेकिन यहां पर लाइन और प्लेन में कॉस नहीं आता, कॉस की जगह क्या आ गया साइन। और देखिए साइन आने की वजह से कैसे चेंज आएंगे, इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, अगर लाइन प्लेन के पैरेलल होगी तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 होगा। वैसे ये परपेंडिकुलर में लगता था हर बार, जब लाइन लाइन के परपेंडिकुलर होती थी, जब प्लेन प्लेन के परपेंडिकुलर होता था तब लगता था, लेकिन इस बार पैरेलल में लग रहा है। पैरेलल में क्यों, सिंपल सी बात है, कॉस में 90 की वैल्यू 0 होती है और साइन में 0 की वैल्यू 0 होती है। तो जब पैरेलल होगा तो एंगल 0 होगा, एंगल 0 होगा तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, ये 0 में आएंगे तो अपने आप ये कंडीशन बदल जाएगी। यानी कि जो कॉस में 90 का रूल था वो यहां पर साइन में 0 पे आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से समझा सकता है इसे। और इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी तो पैरेलल वाली कंडीशन लगेगी। देख लो, देख सकते हो ये चीज यहां पर भी लागू होगी, वेक्टर फॉर्म में भी। अगर लाइन पैरेलल होंगी, लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल होंगे तो बी डॉट एन का प्रोडक्ट 0 होगा, और ऐसे ही परपेंडिकुलर की कंडीशन में उसका उल्टा हो जाएगा, पैरेलल वाली कंडीशन लगने लगेगी। मोस्टली हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने ये आपकी लिखा दी। बेसिक बात पे फिर पहुंच रहा हूं, यहां पर बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होना कहीं भी। जैसे ही साइन ने एंट्री की, क्योंकि वैसे तो जनरली कॉस कॉस लगा रहे थे हम अब तक, अब साइन का यूज आया है। साइन का यूज आते ही ये प्रॉपर्टी बदल गई है। जो परपेंडिकुलर में इस्तेमाल करते थे वो पैरेलल में होगी, और पैरेलल में इस्तेमाल करते थे वो परपेंडिकुलर में होगी। रीजन, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और यहां पर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो साइन में 90 1 होता है, कॉस में 90 0 होता है। साइन में 0 0 होता है और कॉस में 0 1 होता है। तो इसलिए जो वैल्यू के चेंजेस है ना, इस वजह से इंपैक्ट आया है। आइए मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, एक दो 29.11 से, जिससे कि आप लोग कर पाए। फिर मैं पीछे की कुछ एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा आपको।
लीजिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन 2i 3j प्लस 9k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3k प्लस 4k 3j है, सॉरी 3j एंड द प्लेन r डॉट i प्लस j प्लस k इक्वल 5। अब देखिए वेक्टर या कार्टेशियन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? फॉर्मूला लिखो पहले। फॉर्मूला क्या कहता है? साइन थीटा इक्वल बी डॉट एन मॉड ऑफ वी और मॉड ऑफ एन। इतना आप प्लेन और लाइन आप स्टडी कर चुके हैं कि आपको बी और एन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइन में बी क्या होगा? लाइन में बी होगा 2i 3j 4k। प्लेन में एन क्या होगा? i प्लस j प्लस k। मॉड ऑफ वी निकालेंगे तो 4 9 16 डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। यहां पर 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ऊपर डॉट प्रोडक्ट 2 3 4, नीचे जोड़ते हैं इनको और जोड़ेंगे तो ये √29 हो गए, देख सकते हो आप, और ये √3 हो गया। आप इनको ऊपर प्लस करेंगे, 9 हो गया ऊपर, 9 अपॉन, और ये एक ही रूट में कर लो दोनों, 2 9 अपॉन 97, ये आपका आ रहा है। या आप एक काम भी ये भी कर सकते थे, आंसर शीट से अगर आंसर मिलाना है, वैसे तो ये आंसर बिल्कुल सही है। थीटा इक्वल हो गया साइन इनवर्स 9 अपॉन √97, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन आंसर शीट से आंसर थोड़ा सा उन्होंने अलग किया है। उन्होंने साइन थीटा इक्वल जो 9 अपॉन √29 और √3 आ रहा था, √3 से इसको कट कर दिया तो 3√3 बन गया। तो आंसर शीट में आंसर इस तरीके से आया 3√3 अपॉन √29, ठीक है। ये कोई इश्यू नहीं है, आप इस बात को समझते हैं, दोनों एक ही बातें हैं, कैसे भी समझ सकते हो। तो इस तरीके से लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालेंगे। लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल आएगा वो साइन के टर्म्स में आएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, वो कॉस के टर्म में नहीं आएगा। मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन इसमें हो जाता है, तो इससे बचकर आप चलेंगे। आइए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कहेंगे इफ द लाइन आर इक्वल i प्लस लैम्डा 2i माइनस mj माइनस 3k इज पैरेलल टू द प्लेन r डॉट mi 3j प्लस k, फाइंड m। ये क्वेश्चन है, इक्वल 4 भी है इसमें, ठीक है। अब एक चीज समझिए, अब पैरेलल है, पैरेलल की कंडीशन क्या है? पैरेलल की कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल परपेंडिकुलर वाली ये कंडीशन है। अगर लाइन परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है प्लेन के, अगर लाइन पैरेलल है प्लेन के तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0। आप डिटेल में चले जाइए, अगर आपको और प्रॉब्लम लग रहा है कि कैसे क्या, तो और डिटेल में चले जाइए। जब लाइन और प्लेन पैरेलल हैं तो साइन क्या लगाएंगे आप? थीटा की जगह 0 लगाएंगे। दो पैरेलल चीजों के बीच में एंगल हमेशा 0 होता है। अब आप गौर करिए, साइन 0 0, अब जब साइन 0 0 होगा तो ये दोनों 0 में आ जाएंगे, तो यही तो आ जाएगी प्रॉपर्टी, तो इसको डायरेक्ट लिख लिया है मैंने। अब b यहां पर क्या है? b है 2i माइनस mj माइनस का 3k, माइनस का 3k, n इसके साथ क्या है? n है mi प्लस 3j प्लस k इक्वल 0। मल्टीप्लाई करो, 2 का m में 2m, 3 का m में माइनस 3m, 3 का 3k में 3, ये माइनस m माइनस 3 इक्वल 0, और m की वैल्यू आ गई -3, देख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। m की वैल्यू आ गई आपकी -3। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके सामने होंगे तब भी आप उनको इस तरीके से निकाल सकते हैं।
आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसी कैटेगरी से रिलेटेड। जैसे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू find the equation of plane passing through 0, 0, 0 and 3, -1, 2 and parallel to the line x -4 upon 1, y + 3 upon -4, z + 1 upon 7। ठीक है, ये आप थोड़ा सा अलग लिया है क्वेश्चन मैंने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स एंड पैरेलल टू लाइन। ठीक है, इस चीज को समझना। अच्छा आइए, प्लेन है ये, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एक है प्लेन पर एक पॉइंट है 0, 0, 0 और एक पॉइंट है 3, -1, 2। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं और इसके पैरेलल एक लाइन है। लाइन आपके सामने है, जो भी ये लाइन है। अब करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप क्या करिए, मैंने हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के 2 मेथड बताए हैं और आज भी अभी भी इस क्वेश्चन के मैं 2 मेथड ही बता के चलूंगा, आपको जो समझ में आए। पहला तरीका तो ये है कि ये जो 2 पॉइंट आ रहे हैं, नोटिस करिएगा। एक पॉइंट है 0, 0, 0, मैं कुछ भी मान लेता हूं, और दूसरा पॉइंट है 3, -1, 2। ठीक है, इन दोनों से एक वेक्टर बनेगा PQ। क्लियर है? अच्छा, लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा, लाइन का पासिंग पॉइंट से मतलब नहीं होता। पासिंग पॉइंट तो यहां भी हो सकता है, पासिंग पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो पैरेलल वेक्टर होगा B, वो पैरेलल वेक्टर लाइन का बताइए क्या होगा। देखो डायरेक्शन रेशियो जिसके, पहले देख लो लाइन सही फॉर्म में है, हाँ सही है। तो इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा I - 4j प्लस का 7k। आप इस चीज को नोटिस करिए। देखिए, इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा I - 4j प्लस 7k वो रहा। अब गौर करना, अगर मैं PQ और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो क्या मिल जाएगा हमें, बताइए। n मिल जाएगा। हमेशा करते हैं, ऐसा कई बार किया है। अगर PQ और वो वेक्टर B दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, n होगा। तो n हमारे लिए प्लेन के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। पासिंग पॉइंट इनमें से कोई भी उठा लेंगे। ठीक है, आइए मैं पहले इसी टेक्निक से कराता हूं, फिर दूसरे तरीके से भी करा दूंगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेन, 2 पॉइंट्स ऑन प्लेन, 2 पॉइंट्स ऑन प्लेन। प्लेन पर 2 पॉइंट हैं, एक तो 0, 0, 0 एंड 3, -1, 2। अगर मैं यहां से PQ वेक्टर बनाऊं तो PQ वेक्टर कैसे बनेगा, 3I - j और 2k। ठीक है, x2 - x1, y2 - y1, इस तरीके से। लाइन का वेक्टर B क्या है, लाइन का वेक्टर है I - 4j प्लस का 7k। अगर मैं n निकालना हूं तो मुझे B और PQ का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, यानी कि मुझे I j k 3 -1 2 1 -4 और 7 लेकर इस तरीके से n फाइंड आउट करना होगा। आइए n फाइंड आउट करते हैं। I के साथ आएगा -7 प्लस 8। देखिए 7 हो जाएगा और 4 2 जा 8, जो कि नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव आएगा। -7 के साथ -j के साथ 21 और -2 और k के साथ आएगा -12 प्लस 1। -12 -1 जो कि +1 हो जाएगा। तो ये देखो I रह गया और ये 19j रह गया और माइनस का 11k रह गया। देखो ये किसका काम करेगा, n वेक्टर का। आप समझिए इस चीज़ को, ये काम करेगा आपका n वेक्टर का। अब अगर इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए
तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको वही प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, R डॉट एन इक्वल डी। अब डी कैसे आता था, डी आता था डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन एंड ए, ठीक है। तो अब डी क्या था, डी एक स्केलर नंबर था, एन क्या आया है आपका, एन आया है आई माइनस 19J माइनस का 11K, और ए क्या होता था, ए कोई भी पासिंग पॉइंट, दो हैं आपके पास, यहां तो दो हैं, आप 0 0 0I 0J 0K भी ले सकते हैं, तो ये ओवरऑल रिजल्ट डी की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आप कहें कि मैं ये वाला लेता तो ये से भी 0 आता, आप चलो थोड़ी देर के मान लीजिए एक बच्चे ने 3I माइनस J प्लस का 2K लिया है, जरा मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीपल करेंगे, देखो 1 का 3 में करेंगे 3, माइनस 19 का इसमें करेंगे प्लस 19, 11 का 2 में करेंगे माइनस 22, देख लो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो इससे कभी ये टेंशन मत लेना कि मैंने 0 0 0 ले लिया या ये ले लिया, अरे भाई दोनों ही पॉइंट प्लेन पर हैं, तो प्लेन तो दोनों ही पॉइंट से पास करेगा, तो वो दोनों ही पॉइंट प्लेन के लिए पासिंग पॉइंट का काम करेंगे, कोई भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। तो देखो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, R डॉट एन इक्वल डी, R एन की जगह आएगा I माइनस 19J माइनस 11K और 0, इसे चाहो तो x माइनस 19 बाई माइनस 11Z इक्वल 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप बेसिक में पहुंच गए ना, जड़ में कि कैसे n निकलता है, कैसे दो पैरेलल वेक्टर का इस्तेमाल करके हमने n निकाल लिया, तो आपको ये यूनिट या ये प्लेन या 3D ज्योमेट्री आपको बिल्कुल परेशान नहीं करने वाली। अब अगर मैं बात करता हूं कि अगर इसी क्वेश्चन को शुरुआत से ही कार्टेशियन स्टाइल में करते तो क्या करते, देखो वो भी सीखो। इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड मैं सिखाने जा रहा हूं। देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन जब भी किसी पॉइंट से पास होती है तो क्या लिखते हैं हम, x माइनस x1, b y माइनस y1 और c z माइनस z1 इक्वल 0। तो सबसे पहले इस पर कौन सा पॉइंट पास कर रहा है, 0 0 0, तो a बाहर रहेगा, x माइनस 0, b y माइनस 0, c z माइनस 0 इक्वल 0। तो ये बन गया ax by सी जेड इक्वल 0। ये आपका प्लेन बनकर तैयार हो गया, जो एक पॉइंट मैंने पासिंग पॉइंट लिया है। आप दूसरा वाला भी ले सकते थे, इससे कभी टेंशन मत लेना कि मैंने 0 0 0 क्यों ले लिया, आप दूसरा भी ले सकते थे। अच्छा, अब जरा गौर करिए, पॉइंट 3, -1, 2 इज लाइज ऑन दिस प्लेन। ये भी तो इसी प्लेन पर लाई करेगा, तो एक x की जगह 3 लगाओ, क्या बनेगा, 3a माइनस b और प्लस का c इक्वल 0। ये कंडीशन आ जाएगी, आप देखो प्लस का 2c बनेगा, z की जगह 2 लगेगा, ठीक है। अब जरा एक चीज और नोटिस करिए, एक हिंट और उन्होंने दी है। एक हिंट क्या दी है कि जो प्लेन है ना आपका, ये प्लेन बनकर तैयार हुआ है, ये वाला प्लेन, ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है। हम लिखेंगे लाइन या प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन। अब प्लेन जब लाइन के पैरेलल होता है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल 0 होता है। जो नॉर्मली परपेंडिकुलर वाली कंडीशन थी वो यहां पैरेलल में लगेगी, क्योंकि लाइन और प्लेन है। तो यहां से देखो a और 1, तो क्या आ जाएगा, a इंटू 1, b और -4, c और 7 इक्वल 0। तो a -4b 7c इक्वल 0। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। अब हमारा पास टारगेट क्या है, किसी तरीके से ए बी सी की वैल्यू आ जाए जिनको मैं यहां लगा पाऊं। उसके लिए आपको थर्ड और सेकंड को सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को भी यहां पर मैं लिखे देता हूं नीचे, ये दूसरी वाली इक्वेशन थी। अब इनको a अपॉन b अपॉन और c अपॉन तरीके से सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यह -1 आएगा, क्योंकि a को लिखेंगे a को हाइड करेंगे, 7 2 आएगा। b को लिखेंगे b को हाइड करेंगे, 1 1 7 2 आएगा और 1 1 4 -1 आएगा। और आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके चलेंगे, सेकेंड टर्म नेगेटिव होता है
और ए बी सी की वही वैल्यूज आ जाएंगी जिन्हें यहाँ पर रखकर वही प्लेन बन जाएगा। तो देख लीजिए आपको जो सुटेबल लगे, मुझे तो वही सही लगता है कि एन निकाल लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट से और सीधा सीधा प्लेन बना लीजिए, बस पहचान लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो थी 29.11 में क्या करना है उसके लिए कुछ एग्जाम्पल, और एक नया फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस हुआ है आज आपके सामने, हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन एंड कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन एंड लाइन, ठीक है। तो ये तो 29.11 के लिए काम तैयार किया मैंने कि आप उससे थोड़ा बहुत काम करेंगे इसको देखकर। अब पिछली जो 2 एक्सरसाइज मैंने लास्ट वीडियो में समझाई थी 10 और 9, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, आइए हम उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज 10 की एक प्रॉब्लम आई है, एक्सरसाइज 29.10 की एक प्रॉब्लम है केवल, वैसे भी 4 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन mid parallel to the planes 2x minus 2y plus z plus 3 equal 0 and 2x minus 2y plus z plus 9 equal 0, ठीक है। समझिए 2 प्लेन है जो कि पैरेलल हैं, देखने से ही पता लग रहा है पैरेलल हैं, क्योंकि देखो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू सेम है, कांस्टेंट अलग है, यही तो सिखाया गया था। 2 प्लेन जब पैरेलल होते हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं x y z के वो सेम रेशियो में होते हैं या इक्वल होते हैं। सेम रेशियो में होंगे फिर भी हम इक्वल कर लेंगे कॉमन लेकर। अब फिलहाल एक बात समझिए, एक प्लेन आपका ये है, एक प्लेन आपका ये है, इस प्लेन की इक्वेशन है 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 3 इक्वल 0। एक प्लेन ये है 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 9 इक्वल 0। ये 2 प्लेन हैं, ठीक है। इनके बीचों बीच एक और प्लेन चाहिए, ध्यान रखना बिल्कुल मिड में, इनके बीचों बीच एक प्लेन चाहिए पैरेलल, मिड पैरेलल, ध्यान रखना। अब इसकी इक्वेशन चाह रहे हैं, जो तीसरा प्लेन है मिड पैरेलल, तो इक्वेशन ऑफ मिड पैरेलल प्लेन, जो भी मिड में होगा और पैरेलल प्लेन होगा, मान लेते हैं उसकी इक्वेशन होगी 2x माइनस 2y प्लस z प्लस लैम्डा इक्वल 0। जरा नोटिस करिएगा पैरेलल है ना ये भी, तो ये भी पैरेलल है, तो x y z तो सेम ही होंगे। जब सभी पैरेलल है, मैं तो एक और प्लेन, एक और प्लेन, एक और प्लेन, मैं तो 10 प्लेन बना लूं, उन सभी 10 प्लेन का x y z के कोफिशिएंट तो सेम रहेंगे। अंतर क्या आएगा, कांस्टेंट अलग हो सकता है। लो मैंने अलग कर तो लिया, मैंने तो लैम्डा लगा लिया, मैंने तो लैम्डा लगा लिया। क्लियर है एक चीज, इस चीज को नोटिस करिए। अब टारगेट हमारा क्या है, किसी तरीके से लैम्डा की वैल्यू आ जाए। देखो डायग्राम से चीजों को समझोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब टारगेट हमारा ये है कि किसी तरीके से लैम्डा की वैल्यू आ जाए। अब नोटिस करिएगा ये प्लेन मिड में है, मिड में है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी d1 और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी d2, वो इक्वली तो होगी। भाई मिड में है तो क्या, सिंपल सी बात है, 2 दीवालों के बीचों बीच एक दीवार मैंने खड़ी कर दी, 2 दीवालों के बिल्कुल बीचों बीच एक दीवार मैंने खड़ी कर दी, तो ये जो बीच वाली दीवार है दोनों दीवालों से इक्वल डिस्टेंस पर होगी। अंडरस्टूड है, मिड में लिखा है इसलिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इस प्लेन की और इस प्लेन में पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन प्लेन 1 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 3 इक्वल 0 एंड 2x माइनस 2y प्लस z प्लस लैम्डा इक्वल 0। पहले इन दोनों के बीच d1 मान लीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है d1 माइनस d2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मॉड में। तो ये आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा अपॉन, डायरेक्ट लिख लो 4 4 9 और 1, ये 9 हो जाएंगे, 4 प्लस 1 कुल मिला के 3 माइनस लैम्डा अपॉन 3। ये डिस्टेंस आ गई पहली वाली, ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से। अब दूसरे और तीसरे के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। अब मैं लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन
2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस लैम्डा इक्वल 0 एंड 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 9 इक्वल 0। मैं डायरेक्ट लिखूं यहां से, तो यहां से जो डिस्टेंस हो जाएगी लैम्डा माइनस 9/3 हो जाएगी। आप देख लीजिए। अब आप नोटिस करो ये d1 और d2 कैसे होंगे, सेम। d1 और d2 इसलिए सेम होंगे क्योंकि वो इक्विवेलेंट है, बीचों बीच प्लेन है। तो यहां से क्या करेंगे, 3 माइनस लैम्डा अपॉन 3, सामने रखेंगे लैम्डा माइनस 9/3 के। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे। ध्यान रहे एक बार पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे, एक बार निगेटिव लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि मॉडुलस में है तो डबल आंसर आएंगे। तो अब मैं आगे नहीं करा रहा, आप कर पाएंगे। एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे। जब प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस लैम्डा अपॉन 3, लैम्डा माइनस 9/3 ये कैंसिल होगा। और मैं उधर ले जाऊं तो 3 प्लस 9 इक्वल 2 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू देखो 6 आ गई। प्लस लेने पर लैम्डा की वैल्यू 6 आ गई है। और इस लैम्डा की वैल्यू को हम लगा देंगे यहां पर, तो जो प्लेन आ जाएगा वो आ जाएगा 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 6 इक्वल 0। ये वो प्लेन होगा जो दोनों प्लेन के बीच में होगा और दोनों प्लेन के पैरेलल भी होगा। एक बार माइनस लेके करेंगे, देखेंगे क्या आता है, वो भी एक आंसर हो सकता है। तो ये तो इकलौती प्रॉब्लम थी 29.10 एक्सरसाइज की। अब 29.9 में भी एक प्रॉब्लम आई है, उसको भी डिस्कस करते हैं। और फिर आज का आपका टास्क रहेगा पीछे का सब कुछ क्लियर करते हुए और रिवाइज करते हुए 29.11 की तरफ बढ़ना। ठीक है, पीछे की सारी चीजों को रिवाइज करते हुए 29.11 की तरफ बढ़ना। इसमें प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 29.9 में जो प्रॉब्लम आई है वो है क्वेश्चन नंबर 10। आइए समझते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन फॉर द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर equidistant from two planes 3x minus 4y plus 12z equals 6, 4x plus 3z equals 7। ठीक है, आसान भाषा में एक बात समझिए, एक प्लेन आपका ये है और एक प्लेन आपका ये है। ये प्लेन है मान लीजिए 4x प्लस 3z इक्वल 7 और ये प्लेन है आपका 3x माइनस 4y प्लस 12z इक्वल 6। इनके बीच में एक पॉइंट है, सेट ऑफ पॉइंट, लॉट ऑफ पॉइंट, कई पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, मैं उनमें से एक पॉइंट कोई भी मान लेता हूं। मैंने मान लिया ABC, या मैं कह लूं यहां से x1, y1 और z1। ठीक है, इस पॉइंट से इस प्लेन की और इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में इक्वल है, d1 इक्वल d2। ये कंडीशन है। इन दोनों इस पॉइंट से इन दोनों प्लेन के जो बीच की डिस्टेंस है वो इक्वल है। अकेला एक पॉइंट नहीं हो सकता, बहुत पॉइंट हो सकते हैं, ध्यान रखना। ऐसे अनकाउंटेबल पॉइंट्स हो सकते हैं। और देखो इसीलिए लिखा है सेट ऑफ ऑल पॉइंट। बहुत सिंपल सी बात है, इस हॉल की ये बॉल, इस हॉल की ये बॉल, बीच में जाने कितने पॉइंट हो सकते हैं जहां से इस बॉल की और इस बॉल की डिस्टेंस सेम होगी। ठीक है, अनकाउंटेबल पॉइंट हो सकते हैं वहां से दोनों बॉल इक्वल डिस्टेंस पर हों। तो मुझे पॉइंट नहीं निकालना, पहले ये बात दिमाग में रखिएगा, पॉइंट नहीं निकालना, पॉइंट हम निकाल भी नहीं पाएंगे। हाँ, हम एक इक्वेशन जरूर क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट की इक्वेशन है। आप इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहे जो लगा लीजिए, जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वही पॉइंट हो जाएगा। जैसे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस बिटवीन, पहले तो मान लीजिए लेट ए पॉइंट, एक पॉइंट मैंने मान लिया है x1, y1 और z1। ठीक है, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन x1, y1, z1 एंड 3x माइनस 4y प्लस 12z माइनस 6 इक्वल 0। मैं इस पॉइंट और प्लेन के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहा हूं। आइए स्टूडेंट d1 मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, ax1
फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले, ax1 by1 cz1 प्लस डी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका आ गया। ठीक है, अब d1 इक्वल क्या हो जाएगा, ax1 यानी कि 3x1, x1 तो पता ही नहीं है, x1 तो x1 ही रहेगा, माइनस 4/1 12z1, फिर d की जगह -6 और नीचे देखो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और फिर 12 का स्क्वायर। आप नोटिस करेंगे ये d1 इक्वल हो जाएगा 3x1 माइनस 4/1 प्लस 12z1 माइनस 6 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 ही आएगा। स्टूडेंट आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 और 9 25, ये 144, 144 और 25 169, 169 का 13 हो गया। ये d1 आ गई, मतलब उस पॉइंट से पहले प्लेन की डिस्टेंस। अब मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 z1 एंड 4x माइनस 4x प्लस 3z माइनस 7 इक्वल 0। तो यहां से दूसरी डिस्टेंस मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा इसको, 4x1 बाई का टर्म नहीं है तो 0/1 फिर 3z1 माइनस 7 अपॉन रूट 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, क्योंकि बाई का टर्म नहीं है। तो d2 इक्वल आ गया 4x1 प्लस 3z1 माइनस 7 अपॉन 5। आप देख लीजिए यहां से 5 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 और 16 25, 5 आ जाएगा। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में सेम है, तो इन दोनों को हम आमने सामने रखेंगे और फिर वही तरीका, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं, तो d1 बराबर d2 के होगा, तो 3x1 माइनस 4/1 प्लस 12z1 माइनस 6 अपॉन 13। एक बार मैंने प्लस ले लिया है, ठीक है, ये d1 d2 में जो मैं टेकिंग प्लस, पहले मैं प्लस लेके काम कर रहा हूं दोनों साइड, और ये आएगा 4x1 प्लस 3z1 माइनस 7 अपॉन 3 अपॉन 5। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का इसमें करिए, 52x1 39z1 माइनस 91, 5 का इधर करते हैं, 15x1 20/1 60z1 माइनस का 30। ठीक है, अब आइए x1 y1 z1 एक्साइड करते हैं। x1 y1 z1 जब एक्साइड करेंगे तो आपकी कंडीशन क्या बनेगी, देखिए 52x1 से माइनस होगा 15x1, 20/1 तो प्लस के आ ही जाएंगे इधर, 39z1 से माइनस होगा 60z1 और स्टूडेंट माइनस 91 प्लस 30 इक्वल 0 हो जाएगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए ये तो 37 बचेंगे यहाँ पर, 37x1, ये 20/1 और ये घटाइए 60 में से 39, 60 में से 39 घटाएंगे तो माइनस का 21 बचेगा और यहाँ पर आपका 61 बचेगा और ये माइनस का 61 इक्वल 0। एक इक्वेशन क्रिएट हो गई है। अब आप कहेंगे पॉइंट्स इसमें नहीं आए। देखिए पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट्स जब हम x1 y1 z1 की वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे कोई भी, और जो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी वही सेट ऑफ पॉइंट बनते चले जाएंगे। अभी एक और इक्वेशन आएगी, जब इनको मैं नेगेटिव लूंगा तो एक और इक्वेशन आएगी 37x1 20/1 और 20z1 माइनस 61 इक्वल 0। x1 y1 z1 ये इंडिकेटर हैं, केवल रिप्रेजेंटेटिव हैं उस कंडीशन के जिससे पॉइंट निकल के आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा लगा लीजिए, एक्स वाई जेड लगा लीजिए, ABC PQR कुछ भी। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक दो क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज से पूछे हैं, आइए मैं उनको हिंट कर देता हूं, पूरा तो सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि वो आसान क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 मुझसे पूछा है, इसमें
13 में कहा है, पहले 11 में कहा था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 7, 2 और 4। इस पॉइंट की डिस्टेंस बताइए किससे? एक प्लेन से। एक प्लेन जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, 2, 5, -3, -2, -3, -5, 5, 3, -3। स्टूडेंट जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, प्लेन की इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट। आपको इस पॉइंट और प्लेन के बीच में डिस्टेंस चाहिए। कौन से प्लेन? जो प्लेन इन तीनों पॉइंट से होकर पास होगा। तो पहला काम क्या करेंगे? x - x1, y - y1 और z - z1, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ठीक है। x3 - x1, y3 - y1, z3 - z1 लगाएंगे और एक प्लेन की इक्वेशन पहले क्रिएट करेंगे इन तीनों पॉइंट से। जो प्लेन की इक्वेशन क्रिएट होकर आएगी, उस इक्वेशन और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो प्लेन की इक्वेशन बनानी है आपको, वही तरीका है और कोई शॉर्टकट नहीं है इसको करने का। 12 में भी ऐसी प्रॉब्लम है। 12 में क्या कहा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, -2, -4 फ्रॉम ए प्लेन पासिंग थ्रू 1, 2, 2, 2। एक प्लेन है जो 1, 2, 2 से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू अनदर 2 प्लेन्स, 2 प्लेन के परपेंडिकुलर है। पहला प्लेन है x - y + 2z = 3 और दूसरा प्लेन है आपका ये वाला 2x - 2y + z + 12 = 0। पीछे की एक्सरसाइजेज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं स्टूडेंट, आप लोग देखिएगा। अब इसका n यहां आएगा, इसका n यहां पर आएगा, n1 और n2। इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इसके n के काम करेगा, तो फिर इस प्लेन की इक्वेशन निकल आएगी। जब इस प्लेन की इक्वेशन निकल आएगी तो उस प्लेन की और 1, -2, 4 के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। तो ऐसे समझिए पिछली एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन उठा लिया है जिसमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। प्लेन कहां से? 1, 2, 2 से पास हो रहा है और इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो पहला काम क्या है? इस प्लेन की इक्वेशन निकालना, किसी भी तरीके से, कार्टेशियन स्टाइल से, वेक्टर से। जब इस प्लेन की इक्वेशन निकल आए, फिर उस प्लेन का इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी लाइए हिंट कर देता हूं मैं, और फिर भी अगर नहीं हो तो आप बोलिएगा मुझे, मैं आपको रिटन सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। सेकंड में कहा था सो दैट द पॉइंट i - j + 3k इज इक्वेडिस्टेंस फ्रॉम, एंड दूसरा पॉइंट है दिस पॉइंट एंड 3i, 3j, 3k is equidistance from r dot 5i, 2j - 7k + 9 = 0। मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट इस प्लेन से इक्विडिस्टेंस पर होंगे, ये शो करके दिखाइए। तो सिंपल सी बात ये है, पहले पॉइंट और इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए और बाद में दिखा दीजिए D1 और D2 सेम होंगे। तो पहला पॉइंट क्या होगा? 1, -1, 3 कार्टेशियन स्टाइल में ले आओ, और प्लेन क्या होगा? 5x + 2y - 7z + 9 = 0। तो पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, उसे D1 कहो। दूसरा पॉइंट क्या होगा? 3, 3, प्लेन फिर से + 9 = 0। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, उसे D2 लिखो। बाद में आप देख पाएंगे कि D1 और D2 इक्वल होंगे और लो प्रूव हो गया कि आपका इक्वल डिस्टेंस है। फॉर्मूला डिस्टेंस वाला याद रखिएगा, ax1 by1 cz1 + d1 अपॉन a² + b² + c²। फॉर्मूला आई होप याद हो गया होगा। तो ये पीछे की एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स थी स्टूडेंट जो मैंने कवर कराई। अब आपका आज का काम है 29.11 एक्सरसाइज के कम से कम आधे क्वेश्चंस को कवर करना, ठीक है।